Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Dufalac syrup. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और सिरप यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा और सिरप लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डुफालैक सिरप। फ्रेंड्स, डुफालैक सिरप एक बहुत ही शानदार सिरप है जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, मतलब कब्जियत को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सिरप लैक्जेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्जेटिव कैटेगरी। लैक्जेटिव कैटेगरी का अर्थ क्या होता है सर? तो डियर व्यूअर्स, लैक्जेटिव कहने का अर्थ होता है कि जो स्टूल को स्मूथ करे, गीला करे, ठीक है, और एनस के माध्यम से उसको फिकस को निकाल दे, उसको हम लोग लैक्जेटिव कैटेगरी कहते हैं। तो सिंपली ये समझो कि जो स्टूल को पतला करे, गीला करे, ठीक है, स्मूथ करे और उसको एनस के माध्यम से बाहर निकाल दे, उसे हम लैक्जेटिव कैटेगरी कहते हैं। स्टूल को स्मूथ करने का ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या होता है, लैक्जेटिव कैटेगरी क्या होता है। फिर चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता बड़े तरीके से यहाँ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया है, जो कि अपने आप में एक हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉटल 100 ml की भी आती है, 200 ml की भी आती है, 450 ml की भी आती है। अलग अलग वेरिएंट में ये उपलब्ध है, लेकिन अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग प्राइस है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा हूँ 100 ml वाली की। तो फ्रेंड्स, इसका एक सिरप एक बॉटल 100 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 150 से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस सिरप। बेसिकली ये जो सिरप होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लैक्टोलोज पाया जाता है, लैक्टोलोज पाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे यूसेज के बारे में, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वेयर इट इज यूज, इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा कहाँ कहाँ लिया जाता है या क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो, वो हल्का फुल्का हो या ज्यादा हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और किसी व्यक्ति को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी एक प्रकार का एंजाइम है, समझिए कि टॉक्सिक एंजाइम है, जो कि लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि एंसेफेलोपैथी, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी के बारे में मैंने बात किया रिफागट 400 में मेडिसिन में। अगर आप उसको बढ़िया से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए। रिफागट मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हिपैटिक एंसेफेलोपैथी होता क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में, इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, चाहे वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे अक्यूट हो, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी कहने का अर्थ होता है कि लीवर से एक टॉक्सिक एंजाइम निकलता है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं रहता है स्टोमक के लिए, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अपनी जानकारी के आधार पे, अपने नॉलेज बेसिस के आधार पे, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी जैसे ऑपरेशन होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव में अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया, जैसे ऑपरेशन हुआ और, ठीक है, नील एनपीओ डॉक्टर लिखते हैं नील परौली, ठीक है, और वो अगर नील परौली 24 आवर के बाद जो गैस होता है वो पास हो गया हो, ठीक है, तो उसके बाद जो खाना गैस पास नहीं हुआ होगा ठीक से और खाना उन्हें नहीं मिल रहा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, स्टूल पास नहीं हुआ तो उसको भी ठीक करने के लिए रात में 30 ml एचएस नाइट में दिया जाता है पेशेंट को। मतलब सिंपल समझो कि अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया में कहीं भी ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो अपेंडिक्स का हुआ हो, चाहे एच का हुआ हो, ठीक है, या एलएससीएस हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, एब्डोमिनल एरिया में चीरा लगाओ, ठीक है, तो उसके बाद अगर उस पेशेंट को नील परौली है लेकिन फिर भी स्टूल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो रात में उसको 2-3 दिन बाद, ठीक है, अगर स्टूल पास नहीं तो रात में बस 30 ml
दिया जाता है ताकि वो स्टूल क्या हो जाए, सही से पास हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में कहाँ इस्तेमाल किया था, और मैंने एक अपनी नॉलेज बेसिस पे कुछ नई बात भी आपको बता दी। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है क्या? तो फ्रेंड्स बेसिकली ये लैक्सेटिव होता है। तो ये करता क्या है कि सिंपल जो स्टूल जो हार्ड होता है ना, उसको ये सॉफ्ट करता है। ये क्या करता है, गीला करता है, और उसमें उस पानी को ऑब्जर्व करके, पानी तैयार करके उसको क्या करता है, एनएस के माध्यम से बाहर निकालता है। सिंपली समझो कि ये क्या करता है, लैक्सेटिव है। तो ये जो हमारा जो स्टूल जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट करता है, और उसको एनएस के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है, फिकस को बाहर निकालने का काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कॉन्ट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी मेडिसिन टू एनीवन। कि बिना कॉन्ट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें। इस बात को बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर प्रेग्नेंट लेडी को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है विदाउट कंसल्टिंग गायनोकोलॉजिस्ट, कि बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट की, इस बात का आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिकली सिर्फ 2 ही कंट्राइंडिकेशन है, इसको आपको याद रखिएगा। एक और कंट्राइंडिकेशन फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसको कॉन्स्टिपेशन, तो उसको आप ये ना दे, क्योंकि इसमें शुगर मिला होता है, शुगर इंक्लूड होता है। उसके लिए आप क्रीमाफिन प्लस दे सकते हो, वो शुगर फ्री होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो साइड इफेक्ट ज्यादा कुछ होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग टाइप का फील आएगा, उस तरह का टेंडेंसी फील आता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, बस नोजिया एंड वोमिटिंग ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करें इसका डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका डोज होता है ना, सिविरिटी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का कॉन्स्टिपेशन है। आपको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, लगातार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इसका डोज 10 ml इंटू TDS 10 ml सुबह दोपहर शाम देते हैं, पेशेंट के एज बॉडी वेट देखकर, ठीक है। लेकिन एडल्ट होना चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, एडल्ट होना चाहिए 10 ml इंटू TDS। लेकिन अगर किसी पेशेंट गो अंडर ऑपरेशन, और कोई ऑपरेशन के तहत गया, किसी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका स्टूल पास नहीं, तो उसको रात में बस 3 दिन या 4 दिन बाद तक स्टूल पास, उसको रात में बस 30 ml आपको एक बार देना है, बस 30 ml आपको रात में देना, वो स्टूल पास हो जाएगा बढ़िया से, गैस सब पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि अगर कोई व्यक्ति हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, लगातार कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसके लिए आप पेशेंट, ठीक है, तो उसके लिए आपको देना है 10 ml इंटू TDS 3 टाइम आप दे सकते हैं, एडल्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन कोई पेशेंट ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उसका स्टूल पास हुआ, तो उसको 3 दिन बाद या 4 दिन बाद स्टूल नहीं पास हो रहा, तो उसमें कुछ नहीं, 30 ml आपको देना है एट नाइट, सोने समय देना है, ताकि पेशेंट का स्टूल पास हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि डुफालैक्स सिरप क्या होता है, कौन सा मॉलिक्यूल से इसके अंदर पाया जाता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके डोज है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू।